हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए हम इसकी जो मेन टर्मिनोलॉजी है उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी मेन टर्म्स देखने को मिलेगी जो हमें सीखना है। कुछ टर्म्स के बारे में हमने बात की भी थी, कुछ टर्म्स हमने देखी थी। अभी हम देखिए हमने इस चैप्टर में मेनली जो टर्म्स देखी थी उसमें जो मेन टर्म थी वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में देखा था। फिर हमने केमिकल बॉन्ड, केमिकल कंपाउंड्स, इन सब के बारे में भी देखा था। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और नई टर्म्स। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, है ना। तो हमने देखा था द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ये हमने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन यहाँ पर देखी थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है। अब हम बात करते हैं बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसे बोलते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और इन एन ऑर्बिटल। तो अलग अलग एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। आपने इसके पहले वाले चैप्टर में अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा है, हंट्स रूल पढ़ा है ना। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑफ द शेल या ऑर्बिटल्स। जिस तरह से ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन उस तरह से फिल होते हैं। आपने एनर्जी लेवल के बारे में भी लर्न किया है कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। इस तरह से जो ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। फिर इसके कुछ एक्सेप्शन भी आपने देखे हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि जिस तरह से अभी हम देख लेते हैं एक एग्जांपल कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 12 है ना, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखें फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है जिसमें s ऑर्बिटल है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, 1s2। सेकेंड एनर्जी लेवल जिसमें s आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, 2s2। फिर सेकेंड एनर्जी लेवल में p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो इसमें p की आपको पता है मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो 1s2 हो गया, 2s2, 2p6। अब थर्ड में जाएगा तो 3s और 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे जो 10 हो गए। उसके बाद 12 में 2 बचे तो 2 में चला गया, s2 हो गया। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो उसके एनर्जी शेल में, एनर्जी लेवल में किस तरह का है, s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, p में कितने हैं, d में और f ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको बच्चों हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे, है ना। अभी हम उसको शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन समझते हैं कि जब द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑर्बिटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और फिर वो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है सभी की। तो वो जो एनर्जी, जो ऑर्बिटल के बनाने की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, मिक्सिंग ऑफ द नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मिंग द न्यू ऑर्बिटल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर
नेक्स्ट है हमारा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। फिर हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। सबसे पहले हम ये बार बार चीज़ सामने आएगी क्योंकि जो एटॉमिक बॉन्ड्स की हम बात करेंगे उसमें कार्बन के बॉन्ड्स के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है अल्केन्स में, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है एल्कीन्स में और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है अल्काइंस में। अब sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बट ये ध्यान रहे जो एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्रिपल बॉन्ड वाले में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये अपन प्रूव भी करके देखेंगे आगे कि इसका प्रूफ क्या है हमारे पास। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नाम तो यहाँ पर आया ही है, मतलब जब हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाएगा, बट एक कंडीशन है बच्चों इसमें कि हाइड्रोजन जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा जो दूसरा एटम है, ये अगर हाइड्रोजन है और ये कोई दूसरा एटम है, अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो दिस एटम शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। या तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में बना लेगा या फिर हाइड्रोजन जिस दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है वो दूसरा एटम जो है इससे ज़्यादा, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम ऑक्सीजन को लें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में H2O वाटर मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनता है उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। बट रिमेंबर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट द मेन बॉन्ड, इट इज द एडिशनल बॉन्ड फॉर्म इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बनेगा वो एक एडिशनल बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मेन बॉन्ड नहीं रहेगा। इसके बारे में भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास में, द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम of one molecule and the more electronegative atom of the same or another molecule is called hydrogen bond, है ना। अगर H2O का मॉलिक्यूल है तो H2O का एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, एक एडिशनल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें बच्चों आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज जस्ट अपोजिट टू दी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ये देखा था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन कोई भी किसी को डोनेट नहीं करता है, ना तो कोई किसी को देता है ना कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। बट क्या होता है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं दोनों, दो अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल शेयर करते हैं, उससे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। बट अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंट या कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इस कंडीशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन या तो कोई एक एटम डोनेट कर देगा, पूरी तरह से किसी को दे देगा, या फिर किसी से पूरी तरह से ले लेगा। इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे या तो आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया, अब वो पॉजिटिव आयन बन गया, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया वो नेगेटिव आयन बन गया। तो अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो आयंस के कारण हुआ, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, द आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम ऑफ अ मेटल टू दैट ऑफ अ नॉन मेटल। किसी भी मेटल से किसी नॉन मेटल को, मेटल्स आर ऑलवेज डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या करती है बच्चों? हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है, और नॉन मेटल्स जो है वो हमेशा लेती है ना। इसीलिए आपने ये पढ़ा है कि जो सोडियम है Na, है ना, तो Na पर आपने कभी कभी ऐसे चार्ज लगा हुआ देखा होगा, पोटेशियम पर इस तरह से चार्ज लगा हुआ देखा होगा, मैग्नीशियम पर इस तरह से Mg+ या Mg2+ चार्ज लगा हुआ देखा होगा। तो ये जो चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि कोई भी जब न्यूट्रल एटम है
वो जब इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देगा, उसके पास जो नेगेटिव चार्ज था वो उसने उसको दे दिया दूसरे को, अब उसके पास जो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बचा उतना चार्ज हम यहाँ पर ऊपर लिखते हैं। इस तरह से पॉजिटिव आयन बनते हैं। तो मेटल्स आर ऑलवेज डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर ऑलवेज द गेनर और एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें लैटिस एनर्जी, एक टॉपिक है हमारा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब ये है बच्चों, जब कोई भी सॉलिड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है और उसका जो एक क्रिस्टल बन रहा है या एक जो लैटिस बन रहा है, जिसको हम उसकी एक यूनिट सेल भी बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी यूटिलाइज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी ऑफ दैट कंपाउंड और दैट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हम देख लें अभी। द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्स इन सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म लैटिस एंथैल्पी। उसको हम लैटिस एंथैल्पी से डिनोट करते हैं। अर्लियर द टर्म लैटिस एनर्जी वाज यूज, पहले लैटिस एनर्जी बोला जाता था उसको, बट अभी उसको प्रेजेंट में एनर्जी की जगह हम एंथैल्पी टर्म यूज करते हैं, जो कि ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। द मोलर एंथैल्पी चेंजेस accompanying the complete separation of the constituent particles that compose of the solid such as ion or ionic solid। and देखो एक कोई सॉलिड है, सॉलिड का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में से सभी एटम्स को अलग करने में जो एनर्जी हमें लगती है, उसके लैटिस को तोड़ने में, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास में। जो फर्स्ट है लेविस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये जो लेविस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है रिप्रेजेंटेशन करने का, एक साइंटिस्ट थे लेविस जिन्होंने दिया था, इसलिए उनके नाम पर उसको हम बोलते हैं लेविस फार्मूला। इसमें क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो किस तरह से शेयरिंग हो रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मेकिंग सम डॉट्स। डॉट्स बना करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, देखिए कार्बन है तो कार्बन में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो इस तरह से हम 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देंगे, या इसको यहाँ पर हम इस तरह से देख लेते हैं। कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, इसके साथ में जो भी कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन के साथ में कौन कंबाइन हो रहा है उसको हम, जैसे हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हमने इस तरह से, ये देखिए। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ये हमारे कार्बन का स्फीयर और ये हमारे हाइड्रोजन के स्फीयर। इस तरह से। तो ये जो डॉट रिप्रेजेंटेशन वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसके बाद में आता है हमारा मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल में के बारे में भी हम देखेंगे। एक आता है हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में भी डिटेल में हम देखते हैं कि 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इक्वली शेयरिंग जिसमें होगी, इक्वली पार्टिसिपेशन होगा दोनों एटम्स का,
उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बट कभी कभी क्या रहता है कि एक दो एटम है, एक एटम दूसरा एटम, एक एटम दोनों में से कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा थोड़ा सा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है। तो जो एक एटम रहेगा वो हल्का सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा बच्चों कि जो बॉन्ड रहेगा, द बॉन्ड विल नॉट बी पोलर, ये बॉन्ड पोलर नहीं होगा, फिर सॉरी नॉन पोलर नहीं होगा, थोड़ा सा पोलराइज हो जाएगा, दो पोल बन जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक इस पूरे चैप्टर में बच्चों हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं वो है ऑक्टेट रूल। ये जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल बार बार आपके सामने आएगा इस चैप्टर में। ऑक्टेट रूल क्या है, हमने जब इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसमें हमने ये पढ़ा है बच्चों कि जो लास्ट शेल होती है, लास्ट शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। उस शेल का नाम क्या है, वैलेंस शेल। अब हम ये देखें कि जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये तो डिपेंड करता है कि जो लास्ट वाली शेल है वो कौन सी है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, है ना। और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, याद है आपको, 2n², यहां पर अपन लिख लेते हैं 2n²। ये हमारे पास में वो फॉर्मूला है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स पता करते हैं कि सर अगर लास्ट वाली जो शेल है वो मान लो थर्ड शेल है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। तो कितना हो गया ये, है ना। तो आप कहेंगे कि सर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। लास्ट वाली जो शेल अगर वो थर्ड शेल है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। बट बच्चों ऐसा नहीं होता है ना। ऑब्वियसली थर्ड शेल की जो कैपेसिटी है वो 18 इलेक्ट्रॉन की है, नो डाउट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर ये वैलेंस शेल है, लास्ट शेल है, तो लास्ट शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो जाएंगे 8। फिर आप कहेंगे कि सर अगर थर्ड शेल अगर लास्ट हुई तो क्या होगा, है ना। तो थर्ड शेल अगर लास्ट हुई तो उसकी कैपेसिटी 18 की है, और अगर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है पूरे, और अगर वो लास्ट में आ रही है तो फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बाकी 10 का क्या होगा, तो बाकी 10 फिर आगे वाले में जाएंगे क्योंकि नई शेल बन जाएगी। अब नई शेल बनेगी तो उसमें 18 जाएंगे, लेकिन 18 तो हो ही नहीं सकते, अगर लास्ट वाली शेल नई बन रही है तो उसमें भी 8 होंगे, तो ये फिर से 8 हो जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो लास्ट वाली शेल में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इस तरह से लास्ट वाली जो शेल है जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल शुड ऑक्यूपाई ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स और इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी इन ऑर्डर टू मेक द एटम स्टेबल इज 8। उसको स्टेबल बनाने के लिए उसकी कैपेसिटी कितने की है, 8 की है ना। तो ये जो ऑक्टेट रूल है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एटम टेंड्स टू adjust the arrangement of their electrons in such a way that they अब accept the hydrogen and helium, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 हैं, हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है, और नई शेल ही नहीं है उसमें आगे। लास्ट जो वैलेंस शेल है वो S है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। तो दिस ऑक्टेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। नाउ except the hydrogen and helium achieve 8 electrons in their outermost shell, this is known as the octet rule। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्टेट रूल बोलेंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का रूल, कि वो खुद को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारी कुछ, अच्छा यहाँ पर एक और बात आती है हमारी पाई बॉन्ड की। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग के थ्रू होता है ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होते हैं तो उस तरह से हमने देखा है बच्चों कि जो ऑर्बिटल्स का शेप होता है ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, तो हमने देखा कि एक शेप राउंड होता है और दूसरा होता है डम्बल शेप। तो राउंड शेप जब एक दूसरे पर ओवरलैप करता है इस तरह से, तो ये जो एक्सिस होती है इस एक्सिस के थ्रू ओवरलैप करता है। तो जब एक्सिस एक्सिस पर ओवरलैपिंग होती है तो ये बनता है सिग्मा बॉन्ड। और यही ओवरलैपिंग जब किसी पी ऑर्बिटल में, जैसे पी ऑर्बिटल्स इस तरह से होते हैं, तो ये पी ऑर्बिटल की भी जो ओवरलैपिंग है ये इसकी एक्सिस के थ्रू अगर हुई है इस तरह से, तो यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड रहेगा सिग्मा बॉन्ड हमारा। बट अगर पी ऑर्बिटल की इस तरह की ओवरलैपिंग अगर हुई है ना, इस तरह से ओवरलैपिंग ना होते हुए इस तरह से ओवरलैपिंग हुई है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चों पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी मेन ग्लोसरी दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। Thank you so much for watching this video in the group of Sandipani Higher Secondary School, Rajoda.